Good morning, students, and welcome back to our business studies class. Today, we are going to start with our another topic of sources of business finance, that is classification of sources of funds on the basis of period. लास्ट की वीडियो में हमने ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का. इस वाली वीडियो में हम पीरियड के बेसिस पे कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, ये एक जो है 3 टर्म्स होते हैं, जो 3 पीरियड्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस कैसे कैटेगराइज्ड है. तो लास्ट वीडियो मैंने आपको ओनरशिप बेसिस में बताया था, जिसमें हमने ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स देखे थे. ओनर्स फंड वो जहाँ पे मालिक जो है, जितने भी मालिक है, ओनर्स है, उनका पैसा लगा हुआ है. और बोरोड फंड में क्या था कि आपने किसी से लोन ले रखा है, आपने बोरोइंग्स कर रखी है, तो उसे हम क्या बोल रहे थे, बोरोड फंड. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पीरियड के बेसिस पे. तो फर्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज. इट इंक्लूड्स ऑल दोज सोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस फर्म्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years. तो लॉन्ग टर्म के अंदर जितने भी आपके सोर्सेज आ रहे हैं वो अगर 5 साल से ज्यादा है. किससे ज्यादा है? 5 years से ज्यादा. एक्सीडिंग 5 years लिखा है, 5 years तक नहीं बोला उसने, उसने बोला है 5 years से ज्यादा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज. जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वर्ड है, ये बैंक्स के लिए बोला गया है. अगर आप लोन लेते हो बैंक से, तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. द लॉन्ग टर्म सोर्सेज आर जनरली रिक्वायर्ड for acquiring fixed assets like plant, equipment, etc. तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज किस लिए काम आते हैं, कब काम आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज? जब हमें प्लांट या कोई फर्नीचर या हमें कोई फिक्स असेट्स खरीदनी हो, उस टाइम पे हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज यूज करते हैं. तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोर्स कौन से होते हैं? जो आपके 5 साल से ज्यादा आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आपने पैसा लगा रखा है 5 साल से ज्यादा, जो आपका सोर्स ऑफ फंड है वो क्या है, 5 साल से ज्यादा. और वो क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं. अब शेयर्स डिबेंचर्स है क्या, ये आप लोगों के लिए नई टर्म है, आप लोगों ने पहले नहीं सुनी. शेयर्स तो फिर भी आप लोगों ने सुना होगा, डिबेंचर्स आपने नहीं सुना. तो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं. शेयर्स तो आपको पता है कि जब हम अपनी कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर्स. तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज, बस आपको इतना ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज वो होते हैं, वो सोर्स है आपके पैसे का, आपको फाइनेंस करने का. आपको पैसा कहाँ से मिलता रहेगा? वो सोर्स है जहां आपने 5 साल से ज्यादा आपको क्या मिल रहा है, आपको सोर्स मिल रहा है, फंड्स मिल रहे हैं, आपको आपको फाइनेंस मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज एक्सीडिंग 5 years. नेक्स्ट आएगा मीडियम टर्म सोर्सेज. इट इंक्लूड्स ऑल दोज सोर्सेज which are required by the business for a period more than 1 year but less than 5 year. मतलब 1 साल से तो ज्यादा पर 5 साल से कम, उसको क्या बोलेंगे हम, मीडियम टर्म. जैसे कि बोरोइंग्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो बैंक्स जो होते हैं वो आपको कुछ, आपको ज्यादा टाइम के लिए भी क्या देते हैं, लोन देते हैं, कुछ आपको कम टाइम के लिए भी देते हैं. ठीक है. पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है? पब्लिक डिपॉजिट है जहां पब्लिक, जो नॉर्मल पब्लिक है ना, वो अगर आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट, कि हमारी पब्लिक ने हमारी कंपनी के अंदर डिपॉजिट कर रखा है. ठीक है. तो यहाँ पे मीडियम टर्म सोर्स का क्या मतलब हुआ, वो सोर्सेज, वो फंड्स जहां पे आपको जो पैसा मिला है वो कितने टाइम के लिए मिला है, 1 साल से ज्यादा के लिए मिला है पर 5 साल से कम, उसको बोलेंगे आप मीडियम टर्म सोर्सेज. फिर आओ शॉर्ट टर्म सोर्सेज, कम टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है. इट इंक्लूड्स ऑल दोज सोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड by a business for a period not exceeding 1 year. ठीक है. तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म सोर्सेज का मतलब क्या हुआ, वो सारे सोर्सेज जो आपको कितने टाइम के लिए मिले हैं, केवल 1 साल तक मिले, 1 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं होंगे. ठीक है. अगर वो 1 साल से एक्सीड हो गए तो वो क्या बन जाएगा, वो मीडियम टर्म बन जाएगा.
और वहीं अगर वो 5 साल से एक्सीड हो गए तो वो क्या बन जाएगा, वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में क्या लिखा है, वो सारे सोर्सेज जो आपको कितने टाइम के लिए मिले हैं, जो आपको 1 साल के लिए मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड क्रेडिट, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। Short term financing is generally related to finance current assets like accounts receivable, inventories etc. तो ये नॉर्मली किस चीज के लिए होता है, अकाउंट जो आपकी स्टॉक होती है ना, कंपनी के अंदर स्टॉक आपका मेंटेन होता है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने स्टॉक में रख रखे हैं, तो वो कुछ कम टाइम के लिए होते हैं, सबकी क्या होती है, एक्सपायरी डेट होती है। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज का मतलब यही, जो आपकी इन्वेंट्री, आपका स्टॉक रखा हुआ है वो, प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल, या और 2-4 चीजें जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट दे रखा है, तो इन सब के बारे में हम आगे ऑलरेडी पढ़ेंगे। बस अभी ये ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज वो जो कम टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि कितना कम टाइम, 1 साल से कम, उनको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म। अगर वो 1 साल से बढ़ गया तो 5 साल तक है तो उसे क्या बोलेंगे, मीडियम टर्म। पर अगर 5 साल से बढ़ जाता है, आगे इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेस। अब ये सोर्सेस कौन से हैं जो आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, पीरियड के बेसिस पे हमने 3 चीजें कैटेगराइज कर दी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 1 साल तक का, मीडियम टर्म 1 साल से ज्यादा पर 5 साल तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म 5 साल से ज्यादा। तो ये थे 3 बेसिस, पीरियड बेसिस पे जो आपने कैटेगराइज करे, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। नेक्स्ट आएगा सोर्स ऑफ जनरेशन बेसिस। अब जनरेशन के बेसिस पे यहाँ पे इन लोगों ने 2 चीजों में कैटेगराइज करा है। पहला है आपका इंटरनल सोर्सेस, इट इंक्लूड्स ऑल दो सोर्सेज विच आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल रिटेन अर्निंग्स, funds from disposal of surplus inventory. However, internal sources can fulfill only limited financial needs of the business. यहाँ क्या लिखा है, इंटरनल सोर्सेज वो जो आप अपने बिजनेस के अंदर से ही, आप अपने बिजनेस के अंदर से ही सोर्सेज ले रहे हो, आप पैसा ले रहे हो, फंड्स ले रहे हो। रिटेन अर्निंग्स पता है क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स होता है जब आप लोग क्या करते हो, साल में जो आपका प्रॉफिट हुआ उसमें से आप कुछ प्रॉफिट निकाल लेते हो। बिजनेसमैन क्या करता है, कुछ प्रॉफिट निकाल लेता है कि अगर बाय चांस मुझे फ्यूचर में कुछ इमरजेंसी आई या मुझे कुछ लॉस हो गया, तो ये जो प्रॉफिट मैंने अलग से निकाला है ना, मैं इसको यूज कर लूंगा। जैसे आप लोग क्या करते हो, कई घरों में होता है पिगी बैंक्स होते हैं, तो उस पिगी बैंक का काम क्या होता है भाई, जब इमरजेंसी में हमें अगर आगे काम आएगा पैसा, तो हम इस पिगी बैंक में से पैसा ले लेंगे। ऐसे ही सेम ये आपका जो बिजनेसमैन है ये करता है, थोड़ा सा पैसा अपने प्रॉफिट में से निकाल लेता है कि मुझे अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आएगी तो मैं तब उस पैसे को यूज कर लूंगा। तो इंटरनल सोर्स क्या हुआ, ये रिटेन अर्निंग क्या हुई, ये रिटेन अर्निंग है तो इंटरनल सोर्स हुआ कि मेरे पास जो मेरा खुद का पैसा, जो मेरा खुद का प्रॉफिट हुआ है, मैं उसे आगे फ्यूचर में यूज करूंगा, वो मेरे लिए सोर्स बन जाएगा एक फाइनेंस का। तो इसे क्या बोल रहे हैं हम, इंटरनल सोर्स, जो आप अपने बिजनेस के अंदर से ही क्या कर रहे हो, यूज में ले रहे हो। फिर आएगा एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल दोज सोर्सेज दैट लाई आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल इशू ऑफ डिबेंचर्स, बोरोइंग्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट्स। External sources help to raise large amount of funds. However, they are costly as compared to internal sources. In some cases, assets are required to be mortgaged to obtain funds from external sources. अब यहाँ mortgage का मतलब होता है आपने किसी के सामने वो गिरवी रखी है, mortgaged, ठीक है, आपने किसी के सामने वो गिरवी रखी है तो उसे हम mortgaged बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है, जहाँ पे आप जो आपका फाइनेंस, जो आपको पैसा मिल रहा है, फंड्स मिल रहे हैं, वो आउटसाइड बिजनेस का है, मतलब बाहर से आपको पैसा मिल रहा है, आपको बाहर से जो है पैसा प्रोवाइड हो रहा है, फाइनेंस प्रोवाइड हो रहा है, आपको बिजनेस के अंदर से नहीं हो रहा, ठीक है। इंटरनल में तो क्या था, विद इन बिजनेस था, इंटरनल, इनका मतलब बिजनेस के अंदर से, एक्सटर्नल मतलब एक्स मतलब आपको बाहर से पैसा प्रोवाइड हो रहा है, आपको बिजनेस के बाहर से प्रोवाइड हो रहा है। जैसे कि अगर आपने किसी से लोन ले लिया, आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, पब्लिक आपकी कंपनी के अंदर जो है पैसा लगा रही है, डिपॉजिट कर रही है। पब्लिक क्यों करती है डिपॉजिट पैसा,
वो जाके तो बैंक में भी कर सकती है अपना पैसा। कई लोग होते हैं ना अपना बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं, ऐसे ही कई लोग होते हैं जो कंपनीज के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं, कंपनी के अंदर अपना पैसा रखते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक जितना इंटरेस्ट रेट देती है उससे कई ज्यादा कई कंपनीज जो है इंटरेस्ट रेट देती है। अब लोग सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो हम बैंक में ना जाके कंपनी के अंदर पैसा डिपॉजिट कराएंगे, ठीक है, तो ये पब्लिक डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है कि जब आप अपने बिजनेस के बाहर से पैसा ले रहे हो, आपके बिजनेस के बाहर से आपको पैसा मिल रहा है, सोर्स मिल रहा है फंड का, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। जैसे शेयर्स इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए क्या मतलब हुआ? शेयर इशू कर दिए मतलब आपने अपनी कंपनी के अंदर जो आपकी कंपनी की कैपिटल थी वो आपने बाहर इशू कर दी। स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होता है? हर कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते हैं, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम? एक्सटर्नल सोर्सेस। तो यहाँ पे हमने दो सोर्सेस पढ़े जनरेशन के बेसिस पे। पहला हमने पढ़ा इंटरनल सोर्सेस और दूसरा हमने पढ़ा है एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल वो जो आपके बिजनेस के अंदर ही आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, आपको जो सोर्स मिल रहा है पैसों का वो क्या मिल रहा है? बिजनेस के अंदर से ही मिल रहा है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा, किसी और से पैसे नहीं ले रहे आप। और इंटरनल जो आपका एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल आपका जो आपको आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से पैसा मिल रहा है। तो ये हमने पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। कल हमने ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा था। आज हमने जो है पीरियड बेसिस पे और जनरेशन बेसिस पे भी एक क्लासिफिकेशन देख लिया सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा, उसमें हम मेन टॉपिक्स जो दो हैं, जो आपके आई थिंक जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे तब तक आप ये दो टॉपिक्स तो पढ़ते ही जाओगे, हमेशा आएंगे ये दो टॉपिक्स आपके पास। एक तो आएगा इक्विटी शेयर्स और एक आएगा प्रेफरेंस शेयर्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे ना, जब तक आपके साथ कॉमर्स रहेगी तब तक आपको इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का सामना करना ही पड़ेगा, इनको आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो अभी कुछ बेसिक्स होगा, कुछ ओवरव्यू होगा, कुछ बेसिक्स है अभी 11th में तो, जो आपको समझाया जाएगा इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में। बाकी 12th में जब आप आओगे तो आप इनके बारे में अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, अकाउंट्स में भी आएगा। फिर आगे जब हायर स्टडीज पढ़ोगे, हायर स्टडीज में जाओगे तब भी आपके पास इक्विटी और प्रेफरेंस आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने केवल पीरियड बेसिस पे और आपका जो जनरेशन बेसिस है उसके बेसिस पे मैंने क्लासिफिकेशन बताया है सोर्सेज ऑफ फंड्स का। नेक्स्ट क्लास में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स देखेंगे, और कुछ दो तीन चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं है आप लोगों के लिए, बिल्कुल जो आपके शायद हायर स्टडीज में जाके ही आएंगी, जीडीआर्स, एडीआर्स, आईडीआर्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो क्या है वो क्या नहीं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू सो मच।